प्यारे बच्चों नमस्कार। सरस्वती शिशु मंदिर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे और ये हमारा सेकेंड पार्ट है जो कि परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो में जो हम 30 प्रश्न डिस्कस करेंगे बहुत ही सिलेक्टेड और आईएमपी प्रश्न है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, अपने बाकी सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी बहुत ही शानदार तैयारी कर सके। और इसी प्रकार के वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहले प्रश्न में पूछा है एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है। एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि एक एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है 10 की घात -10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा प्रश्न है श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है, तो हम सभी जानते हैं कि जो श्वेत रंग है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा दूसरे प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए। प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा है फुलरेन किसका अपर रूप है। फुलरेन किसका अपर रूप है। पहला है ऑक्सीजन का, बी दे रखा है फास्फोरस का, सी है कार्बन का, डी है सल्फर का। तो बताइए इनमें से फुलरेन किसका अपर रूप है। तो आपको याद रखना है फुलरेन कार्बन का अपर रूप है। किसका अपर रूप है, फुलरेन कार्बन का अपर रूप है। ऑप्शन नंबर सी कार्बन हमारे इस तीसरे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 4 में बताइए मैग्नीशियम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, सी है वर्णी लवक में, डी है श्वेत रक्त कण में। तो बताइए इनमें से मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 5। उभयलिंगी जीव कौन सा है। इनमें से आपको बताना है कि उभयलिंगी जीव कौन सा है। पहला है केंचुआ, बी है मछली, सी है शेर, डी है बकरी। इनमें से उभयलिंगी जीव कौन सा होगा, तो जो केंचुआ है ये उभयलिंगी जीव है। ऑप्शन नंबर ए केंचुआ हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 स्टार लगा लीजिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वक्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। बताइए वक्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि वक्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी नेफ्रॉन हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है, तो इसको वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 8 पौधों में लैंगिक जनन होता है। पौधों में बताइए लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पत्तियों के द्वारा, फूलों के द्वारा, तने के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो पौधों में लैंगिक जनन जो होता है वो होता है फूलों के द्वारा। किसके द्वारा होता है, पौधों में लैंगिक जनन फूलों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 9 देखिए अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में जब जोड़ा जाता है तो किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो आपको याद रखना है अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हमारे इस प्रश्न का रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है। बताइए कार्बन जब हाइड्रोजन से संयोग करता है तो क्या बनाता है। पहला विकल्प है आयनिक यौगिक, बी है हाइड्रोकार्बन, सी है हेलोजन,
डी है अम्लराज। तो कार्बन जब हाइड्रोजन से संयोग करता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन। आपको याद रखना है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोकार्बन बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न संख्या 10 का करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 11 देखिए, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या है? अम्लीय धातु है, क्षारीय धातु है, अक्रिय गैस है या फिर मिश्र धातु है। तो बताइए आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या है? तो आपको याद रखना है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सदस्य है वो क्षारीय धातु है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हमारे इस प्रश्न का रहेगा। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। पौधों के लिए जो स्वपोषण करते हैं उसके लिए क्या आवश्यक है? पहला विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है क्लोरोफिल, सी है सौर प्रकाश, डी है उपरोक्त सभी। तो हरे पौधों को स्वयं का भोजन अर्थात स्वपोषण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत पड़ती है, क्लोरोफिल की भी जरूरत पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए हमारा सही उत्तर उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी के साथ इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? बताइए खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़े में या फिर ऊंट में? तो बताइए खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है, खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है? बताना है कि प्रकाश का ऐसा कौन सा रंग है जिसका अपवर्तनांक अधिकतम है? लाल रंग का, पीले रंग का, हरे रंग का या फिर बैंगनी रंग का? तो इन चारों रंग में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है? तो आपको याद रखना है कि जो बैंगनी रंग होता है इस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर डी बैंगनी रंग हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न क्रमांक 15 है, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है? सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है? तो 80 मिलीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा इस प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न क्रमांक 16 में पूछा है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? बताइए विभक्त वलय का उपयोग कौन से उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर में किया जाता है, विद्युत जनित्र में किया जाता है, अमीटर में किया जाता है या फिर गैल्वेनोमीटर में किया जाता है? तो बताइए विभक्त वलय का उपयोग कौन से उपकरण में किया जाता है? तो इसका उपयोग होता है विद्युत मोटर में। इसमें क्या होता है? विद्युत मोटर में विभक्त वलय का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 17, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? बताइए मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो 20 मिलीग्राम होती है। कितनी होती है? मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की जो सामान्य मात्रा होती है वो 20 मिलीग्राम होती है। ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है? पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की जो क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? परागण, बी है निषेचन, सी है विसरण, डी है वाष्पोत्सर्जन। तो बताइए पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की जो क्रिया होती है उसको कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वाष्पोत्सर्जन हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? इनमें से ऐसी कौन सी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? पहला है प्रकाश संश्लेषण, बी है वाष्पोत्सर्जन, सी है श्वसन, डी है चलन। तो इनमें से बताइए कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए आवश्यक है? तो जो श्वसन की क्रिया है यह सभी जीवों के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा श्वसन हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा।
आगे बढ़ा जाए प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 पर बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करिए। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने में जो क्रिया होती है वो किण्वन होती है। क्या होती है? किण्वन क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? बताइए, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो इसमें किस क्रिया का उपयोग होता है? विसरण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहती है। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहती है। वो धातु कौन सी है? पारा। पारा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पारे का एक और नाम क्या है? तो पारे को मरकरी भी कहा जाता है और पारे का जो संकेत होता है वो Hg होता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, जो प्योर गोल्ड होता है उसको व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में। ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो इस प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? सोना किस द्रव में घुल जाता है? तो आपको याद रखना है जो सोना है वो अम्ल राज में घुल जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा 24वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न क्रमांक 25 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? बताइए इनमें से अति ज्वलनशील कौन है? तो यहाँ पर जो श्वेत फास्फोरस जो है ये अति ज्वलनशील होता है। श्वेत फास्फोरस जो होगा वो अति ज्वलनशील है, इसलिए 25वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी श्वेत फास्फोरस हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर। हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? हमारा जो शरीर है वो किस पीएच मान के बीच में कार्य करता है? तो मानव का जो शरीर है वो 7 से लगाकर 7.8 पीएच मान के बीच में कार्य करता है। अर्थात इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? बताइए टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? पहला विकल्प है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, डी है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो बताइए टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो यह प्रकाश का प्रकीर्णन परिघटना को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28। अधातु के ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, उदासीन होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, उदासीन होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 29। प्राकृतिक रबर बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आपको याद रखना है प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा 29वें प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। और साथियों आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की बारी है, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न क्रमांक 30 में पूछा है ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? अचर रहता है मतलब जो कांस्टेंट रहता है, जो नहीं बदलता है, वो क्या है? विभवांतर है, धारा है, ताप है, या दाब है? तो ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान नहीं बदलता है? तो ताप का मान नहीं बदलता है। तो इस अंतिम प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी ताप हमारे इस प्रश्न संख्या 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया, जो कि इसका पार्ट नंबर 2 था। उम्मीद करता हूँ ये 30 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।
यदि 30 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, अपने बाकी सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर करना है और इसी प्रकार के नए वीडियो पाने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो मिलते हैं ऐसे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।